कभी सोचा है कि देश की बड़ी बड़ी राजनीतिक बहसें असल में जमीन पर क्या मायने रखती हैं? आज हम नेशनल हेडलाइन से दूर चलेंगे उत्तर प्रदेश की एक अकेली विधानसभा सीट अमनपुर में। यहाँ हम समझेंगे कि चुनाव असल में कहाँ जीते या हारे जाते हैं, गलियों में, खेतों में या फिर लोगों के भरोसे में। आइए शासन और राजनीति की इस जमीनी प्रयोगशाला को जरा करीब से देखते हैं। तो ये है अमनपुर, कासगंज जिले की एक टिपिकल ग्रामीण सीट। यहाँ की राजनीति का ताना बाना यहीं की मिट्टी और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से बुना है। देखिए, ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, ये उन लाखों लोगों की उम्मीदों का, उनकी आकांक्षाओं का केंद्र है। यहाँ हर चुनाव ये तय करता है कि अगले 5 साल का भविष्य कैसा होगा। क्या बच्चों को अच्छा स्कूल मिलेगा? क्या खेतों तक पानी पहुंचेगा? यही वो असल सवाल है। देखिए, अक्सर होता क्या है कि बड़ी बड़ी सुर्खियां और राष्ट्रीय मुद्दे जो हैं वो जमीनी हकीकत पर एक पर्दा सा डाल देते हैं, लेकिन जो असली कहानी है वो कुछ और है। असली कहानी छिपी होती है शासन के उस शांत मगर लगातार चलने वाले काम में। वो काम जो हर एक नागरिक की जिंदगी पर असर डालता है। सोचिए जरा, बिजली, पानी, सेहत, रोजगार, यही तो वो मुद्दे हैं जो जमीन पर किसी भी सरकार का रिपोर्ट कार्ड लिखते हैं, है ना? तो चलिए सबसे पहले अमनपुर की नब्ज टटोलते हैं। यहाँ के लोगों की रोज की परेशानियां क्या हैं, उनकी शिकायतें क्या हैं। आखिर यही तो वो असली बही खाता है जिस पर हर सरकार का हिसाब किताब होता है। तो जब हमने जमीन पर देखा तो लोगों की शिकायतें बहुत ही बुनियादी निकली। बार बार बिजली का जाना, पानी की किल्लत, स्वास्थ्य सुविधाओं का ना होना, मनरेगा में काम की कमी और सिर पर एक पक्की छत का इंतजार। ये वो चीजें हैं जो किसी की भी जिंदगी की क्वालिटी पर सीधा असर डालती हैं। और यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है, ये बुनियादी सुविधाएं सिर्फ चुनावी वादे नहीं हैं, ये हर नागरिक के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का हिस्सा हैं, जैसा हमारा संविधान हमें सिखाता है। ये लोगों की गरिमा से जुड़ा सवाल है। तो सवाल ये उठता है कि इन जमीनी शिकायतों का चुनावी नतीजों पर क्या असर पड़ा। इसका जवाब हमें 2022 के जनादेश के आंकड़ों में मिलेगा। चलिए इन नंबर्स को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि लोगों ने अपना फैसला किसके पक्ष में सुनाया। 50.40%, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2022 में अमनपुर के आधे से ज्यादा वोटरों ने अपना भरोसा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर जताया। ये एक बहुत ही निर्णायक जीत थी जो एक तरफा समर्थन दिखाती है। और दूसरी तरफ रनर अप यानी समाजवादी पार्टी को कितने वोट मिले? 27.74%। अब आप खुद देखिए, ये आंकड़ा उस बड़े गैप को दिखाता है जिसे पार करना विपक्ष के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और इन दोनों के बीच का फर्क करीब करीब 22.66% का। इसे हम सिर्फ जीत का अंतर नहीं कहेंगे, ये है विश्वास का अंतर, एक ट्रस्ट गैप। ये नंबर हमें साफ साफ बताता है कि वोटरों के एक बहुत बड़े हिस्से का भरोसा अभी जीतना बाकी है और राजनीति में असल चुनौती इसी खाई को पाटने की होती है। आइए अब पूरी तस्वीर को इस इलेक्शन डैशबोर्ड पर एक साथ देखते हैं। टोटल वोटर्स हैं लगभग 3,10,000 और वोटिंग हुई है लगभग 61%, जो कि एक अच्छा टर्नआउट माना जाएगा। अब देखिए, बीजेपी का वोट शेयर है 50% से ज्यादा, जबकि एसपी और बीएसपी का वोट अगर मिला भी दें तो भी वो काफी पीछे रह जाता है। तो कहानी क्या है? कहानी है एक मजबूत पार्टी और एक बटा हुआ विपक्ष। ये बार चार्ट कहानी को और भी साफ कर देता है। आप देख सकते हैं कि बीजेपी की जो बार है वो कितनी आगे है और दूसरी तरफ एसपी और बीएसपी के वोट बटे हुए हैं। ये वोटों का बंटवारा ही विपक्ष की चुनौती को डबल कर देता है। जब तक ये वोट एक जगह नहीं आता तब तक इस बड़े अंतर को पार करना लगभग नामुमकिन है। तो अब सवाल ये है कि ये विश्वास का अंतर, ये गैप आखिर बना कैसे? चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और 2022 के नतीजों के पीछे की वजहों को समझते हैं। हम खास तौर पर जो चैलेंजर पार्टी है उसकी ताकत और कमजोरियों को देखेंगे ताकि पता चले कि सुधार की गुंजाइश कहाँ है। तो चैलेंजर पार्टी की ताकत की बात करें तो उनका पार्टी सिंबल गांव देहात में काफी मजबूत है, उम्मीदवार लोकल हैं और उनका मैसेज सामाजिक न्याय का है। ये तो हुई अच्छी बातें, लेकिन कमजोरियां भी साफ दिखती हैं। लोकल लेवल पर संगठन बहुत कमजोर है, पार्टी के अंदर गुटबाजी है, सत्ताधारी पार्टी के मुकाबले रिसोर्सेज की भारी कमी है और कैंडिडेट के पास गवर्नेंस का कोई पुराना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। ये सब अंदरूनी दिक्कतें हैं जिन्हें दूर करना ही होगा। अब जरा बाहर के माहौल पर नजर डालते हैं। मौके भी हैं, जैसे कि बिजली पानी जैसी बेसिक चीजों को लेकर लोगों में जो नाराजगी है वो एक एंटी इनकम्बेंसी वेव बना सकती है।
लेकिन खतरे भी हैं। सबसे बड़ा खतरा है सत्ताधारी पार्टी की जबरदस्त मशीनरी और दूसरे दलों की वजह से वोटों के बंटने का डर। तो मतलब साफ है, इस मैदान में जीतने के लिए मौकों का फायदा उठाना होगा और खतरों से बचना होगा। देखिए, 2022 का जो नतीजा हमने देखा वो अचानक नहीं हुआ। ये एक पैटर्न का हिस्सा है जो पिछले करीब 1 दशक से बन रहा है। चलिए जरा पीछे चलते हैं और पिछले चुनावों के नंबर्स को देखते हैं, तभी हमें समझ आएगा कि ये खाई इतनी चौड़ी कैसे हुई। और ये टाइमलाइन एक कमाल की कहानी बताती है। सोचिए जरा, 2012 में जब ये सीट बनी थी तब बीजेपी का वोट शेयर सिर्फ 3% था, सिर्फ 3। लेकिन 5 साल बाद 2017 में ये सीधा पहुंच गया 46% पर। एक जबरदस्त उछाल। और फिर 2022 में तो 50 का आंकड़ा भी पार हो गया। वहीं दूसरी तरफ एसपी का वोट शेयर बढ़ा तो, लेकिन बहुत धीरे धीरे कछुए की चाल से। ये पैटर्न हमें दिखाता है कि जमीन पर राजनीतिक हवा एक तूफान की तरह बदली है। तो ठीक है, हमने समस्या का विश्लेषण कर लिया। अब आते हैं समाधान पर। इन चुनौतियों से निपटने के लिए और उस विश्वास के अंतर को भरने के लिए एक ठोस रणनीति चाहिए। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ चुनाव जिताने का ना हो, बल्कि बेहतर गवर्नेंस देने का भी हो। तो ये समाधान है क्या? इसे हम कहते हैं चतुर्मुख सिद्धांत, मतलब एक 4 तरफा रणनीति। इसका मकसद है चारों दिशाओं से काम करके लोगों का भरोसा वापस जीतना। ये हवाई वादों की बात नहीं है, ये जमीन पर काम करने का एक ठोस प्लान है जो 4 चीजों पर टिका है: संगठन, गठबंधन, सही मैसेज और लोगों से सीधा संपर्क। तो इस सिद्धांत के 4 पिलर कौन से हैं? पहला है सोशल डेवलपमेंट आउटरीच, मतलब लोगों की बिजली पानी जैसी जो बेसिक जरूरतें हैं उन पर सीधे काम करो। दूसरा, जमीनी संगठन को मजबूत करो, हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को ताकत दो। तीसरा, गठबंधन बनाओ ताकि विपक्ष का वोट बंटने से रुक सके। और चौथा, एक सही मैसेज लोगों तक पहुंचाओ, एक ऐसी कहानी जो भरोसे पर टिकी हो, जो अमनपुर के वादे की बात करे। लेकिन देखिए, कोई भी अच्छी स्ट्रैटेजी सिर्फ कागज पर ही रह जाती है अगर उसे जमीन पर उतारने का एक्शन प्लान ना हो। इसीलिए इस चतुर्मुख सिद्धांत को एक टाइम बाउंड एक्शन प्लान में बदलना जरूरी है। इसे हम कहते हैं 90 दिन की सीढ़ी, मतलब भरोसे तक पहुंचने का एक स्टेप बाय स्टेप रास्ता। तो इस 90 दिन की सीढ़ी के 3 फेज हैं। पहला फेज, पहले 30 दिन नींव डालने का। हर बूथ पर कमिटियां बनाओ, लोगों की शिकायतें सुनो और छोटे मोटे काम करके दिखाओ ताकि भरोसा जगे। दूसरा फेज, अगले 30 दिन मोबिलाइजेशन का। फील्ड में कैंपेन शुरू करो, किसानों से मिलो, गठबंधन के साथियों को साथ लाओ। और तीसरा फेज, आखिरी 15 दिन कंसोलिडेशन का। घर घर जाकर संपर्क तेज करो और बड़ी बड़ी बैठकें करके माहौल बनाओ। और हाँ, इस पूरी प्रक्रिया में एक बात का खास ध्यान रखना होगा। लोगों से जो भी जानकारी ली जाए उनकी प्राइवेसी का सम्मान हो और उनकी सहमति के बिना उसका इस्तेमाल ना हो। ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि कानूनी जरूरत भी है। ये पूरी प्रक्रिया सुनने से शुरू होती है और एक बड़े जुड़ाव पर जाकर खत्म होती है। और इस पूरी की पूरी रणनीति का जो निचोड़ है वो इस एक लाइन में है: भरोसा। लगातार बातचीत करने और छोटे छोटे वादों को जल्दी पूरा करने से ही बनता है। देखिए, राजनीति सिर्फ बड़े बड़े वादे करने का खेल नहीं है, ये तो हर रोज थोड़ा थोड़ा करके लोगों का भरोसा कमाने की एक प्रक्रिया है। जब लोग देखते हैं ना कि उनकी छोटी छोटी परेशानियां दूर हो रही हैं, तभी वो किसी बड़े बदलाव के लिए आप पर भरोसा करते हैं। तो आखिर में सवाल यही है, क्या गवर्नेंस का एक सिस्टमैटिक, एक ईमानदार नजरिया जैसा हमने अमनपुर के केस में देखा, आज की राजनीति में विश्वास की इस गहरी खाई को सच में भर सकता है? ये सवाल सिर्फ अमनपुर का नहीं है, ये हमारे पूरे लोकतंत्र के लिए है। और इसका जवाब आने वाले वक्त में नेताओं के काम और हम सबकी समझदारी दोनों पर निर्भर करेगा। यदि आप एक जनकेंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य।